बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कब बदलेगा पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन तरीन। नाज़रीन किराम, पंजाब की सियासत जो है वो काफ़ी गर्मा गर्मी की स्टेज पे एंटर हो रही है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इलेक्शन मुहिम में दाखिल हो चुकी हैं और इसी सिलसिले में आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे पंजाब की सियासत पर, टिकटों की तकसीम पर और पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो किस स्टेज पर काम कर रही है। मैं अपने गेस्ट का तारुफ़ करवा दूं। बड़ी जानी पहचानी शख्सियत है मुल्तान के हवाले से, जनूबी पंजाब के हवाले से, एजाज़ हुसैन जंजुआ साहब। जंजुआ साहब आपको वेलकम करते हैं। एजाज़ हुसैन जंजुआ साहब वैसे तो वर्सटाइल हैं, मेंबर मॉनिटरिंग कमेटी भी हैं इस वक्त और एक्स डिविजनल प्रेसिडेंट भी रहे हैं, पीएचए को भी देख रहे हैं और मुल्तान की खूबसूरती में एक बड़ा कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। आप अगर पार्क में जाएं मुल्तान के तो बड़े ज़बरदस्त चेंज आपको मिलती है। मुल्तान की हिस्ट्री की जो चेंज है वो एजाज़ हुसैन जंजुआ की मरहून मिन्नत है। पार्क में आप जाएँ तो सुबह के टाइम ख़ुसूसन तो वो बड़े ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है और वो पार्क बोलते हैं कि जी उनको किसी एक्सपर्ट और किसी विजनरी, किसी कमिटेड बंदे के हाथ लगे हुए हैं। सब पीएचए को तो अभी हम नहीं ज़्यादा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा उसमें एरिया में भी करेंगे। अब पोलिटिकली इलेक्शन मुहिम स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, इलेक्शन मुहिम तो जैसे खान साहब उतरे थे रजीम चेंज के सिलसिले में, उसके उसी दिन से जो मुहिम है ना वो तो हमारी जारी सारी है। जितने जलसे खान साहब ने किए हैं शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किए। अभी बड़े दिन का वक्फा लेके मरियम बीबी पाकिस्तान तशरीफ़ लाई हैं और पहला जलसा लाहौर में रखा है और उसका आपने हशर नशर देखा है, एक हाल में किया है, लोग नहीं इकट्ठे कर सके। एक नून लीग के पास सबसे बड़ा आइटम बम मरियम बीबी की शक्ल में था जिसको उन्होंने चला कर देख लिया है, तो उससे कोई ज़्यादा मेरे ख्याल में पीटीआई में कोई डेंट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा नहीं, नून लीग और पीपल पार्टी तो पीटीआई को डैमेज करने की पोजीशन पे नहीं है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। पीटीआई को डैमेज कर रही है पीटीआई, विद इन पीटीआई जो इनके डिसीजंस हैं, जो ग्रुप्स बने हुए हैं, जो लॉबिंग है, और उसकी आप हालिया एग्जांपल देख लेते हैं कि जी आप कराची में जो ये हैदराबाद और कराची में बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, इसमें देख लें कि जी वो पीटीआई चाहे जितना भी शोर शराबा मचा ले कि जी धांधली हुई जी, ये इलेक्शन हुए थे, ये रिग थे, पीपल पार्टी ने ये किया, उसी वर्स्ट कंडीशन में जमात इस्लामी ने 86 सीटें निकाल ली हैं। पीपल पार्टी मेरे ख्याल में 92 सीटें। तरीन साहब, ये जो सिलसिला है ये तो आपके इल्म में होना चाहिए कि जमात इस्लामी पहले भी वहाँ से जितने भी एमएनए या वो निकालती थी या नूरानी साहब का ग्रुप निकालता था, जमात इस्लामी में उनका होल्ड था जी। अच्छा, उनका जो पिछला दौर है, दो उनके जो अपना मेयर रहे हैं नेमतुल्लाह एडवोकेट और अब्दुल रखमानी साहब, ये दोनों ऐसे नाम हैं, ऐसे काम है, उनके ही प्रोग्राम को आगे चला के एमक्यूएम ने अपना कोई नाम बनाया था, वरना प्रोजेक्ट सारे के सारे नेमतुल्लाह एडवोकेट के थे और पूरी दुनिया में रिकग्नाइज किया है उसको लोगों। ट्रू। अच्छा, वो अपना आहिस्ता आहिस्ता काम करते रहे हैं, वो हर इशू पे खड़े हुए अवाम को साथ लेके निकले हैं। हमें उस कराची के लोगों ने नवाजा, हमें अंदाज़ा था हमें 4-5 सीटें मिलेंगी, हमें 14 सीटें एमएनए की मिली और हम बिल्कुल, आपकी बात सही है, हम शायद उस तरीके से डिलीवर वहाँ नहीं कर सके, जबकि हमारे पास असल में उसका नुकसान सबसे जो भी काम करने लगते थे, सिंध हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की थी ऑलरेडी, वो कभी भी उसे हर जगह उसने रुकावट पैदा की, काम करने नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि वहाँ थोड़ी सी हमारी नाअहली है, हमने वहाँ गलतियाँ की और प्रॉपर जो है ना वहाँ हम काम लोगों को डिलीवर नहीं कर सके। आरिफ अलवी साहब देखिए वहाँ सदर बने और अल्हम्दुलिल्लाह कराची ने ही बनाया उनको, उसमें आपके अपना इमरान इस्माइल साहब गवर्नर बने, उनको भी उसी पीटीआई ने वहाँ से बनाया, उसी अवाम, कराची की अवाम ने बनाया। तो जमात इस्लामी अपना काम करती रही है। पीपल्स पार्टी को जो वहाँ सीटें मिली हैं वो मैनेज करके मिली है,
वो तो बिल्कुल जमात इस्लामी भी कह रही है, पीटीआई भी कहती है। वो वहाँ जिस तरह उन्होंने निकाला, ठप्पे लगे हुए थे, तो वो उसको अगर फेयर इलेक्शन कराए जाएँ तो मेरे ख्याल में पीटीआई और जमात इस्लामी वहाँ जीतेगी। बाकी एमकेएम तो फारिग होगी। अभी पिछले इलेक्शन में देखा आपने, और ये सारे मिल के भी इनकी पूरी बहस हुई कि उन्होंने हर सीट पे बंदा ही नहीं खड़ा। 180-82 सीटें थी, 200 की सीटें थी शायद कराची की, उसमें 40-45 सीटों पे तो एमकेएम ने बंदे खड़े किए होते। जब इन्होंने उसमें बाइकाट किया तो वो जो कागज जमा थे वो भी 40-45 सीटों पे थे। पूरे कराची में तो 200 सीटों पे कागज ही जमा नहीं थे एमकेएम के। बिल्कुल वैलिड। तो ये मैं समझता हूं कि जो काम करेगा, अब अवाम बाशऊर है इस वक्त। वो पुराना दौर खत्म हो गया जब किसी को पता नहीं चलती थी। अब तो आप खबर ना भी निकालें, सोशल मीडिया इतना तेज है, इतना तेज है। 22 करोड़ में अगर आप 10 करोड़ लोगों के पास है, 10 करोड़ लोगों के पास कैमरे हैं। बिल्कुल ठीक। और उसी वक्त वायरल हो रहा है, आपके इंटरनेट के जरिए खबर जा रही है, आप टीवी दे न दे, मीडिया दे न दे, खबर उसी वक्त पहुंच जाती है, हर बंदे के पास पहुंच जाती है। जो कुछ अंदर हुआ, जहां घपले हुए, जो ज्यादती हुई, जिसके साथ घर से उठाया गया, एफआईआर के बगैर लोगों को उठाया गया, जिस तरह वहां कराची सिंध का पैसा लूट के यहाँ पंजाब में खर्च आके करने की कोशिश की गई, जितने एमएनए खरीदे गए, सीध हाउस में रखे गए, दुनिया को पता है। ये वो सोशल मीडिया जिसने आके बताया सब। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक तो मैं इस पे कमेंट करना चाहूँगा, जमात इस्लामी के पास कोई एमपीए नहीं है, उसके पास कोई एमएनए नहीं है, उसका गवर्नर नहीं है, उसका प्रेसिडेंट नहीं बैठा हुआ। इसके बावजूद भी वो हल्के में काम कर रही है, लोगों के साथ इंटैक्ट थी, और उसकी वजह से वो 86 सीटें निकाल गई। आपके सारा कुछ होने के बावजूद भी ये क्लेम करना कि जी वहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट सिंध की थी, पीपल पार्टी की थी, इसलिए वहाँ पे प्रॉब्लम हुए, ये काम नहीं कर सके, ये जस्टिफाई बिल्कुल है, बिल्कुल बनता है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। देखिए, अब लोग हाजिरी आपकी मांगते हैं। हमारे एमएनए एमपीएस अगर इलेक्शन लड़के बैठ जाएंगे लाहौर, बैठ जाएंगे कि इस्लामाबाद, मुल्तान में आएंगे नहीं, हल्के में बैठेंगे नहीं, फिर तो विद इन पार्टी की बात है ना जी। मैं मेहनत की बात कर रहा हूँ। मैं तो पार्टी को कभी कह नहीं रहा। मतलब जितना खान साहब को इस वक्त दुनिया के चाहने वाले हैं, अब भी खान साहब के अगर 33 सीटों में, अभी तो खैर विड्रॉ कर गए, तो अभी जिस तरह आपके पिछले दिनों इलेक्शन हुए हैं, 8 वो सीटें अनाउंस की गई जो बिल्कुल नैरो मार्जिन से बिल्कुल, और 3-4 पार्टी थी, फिर सारी पीडीएम मिलकर लड़ी। खान साहब का लोगों को पता था इसने हल्के में नहीं जाना, इसने असेंबली में नहीं जाना, उसके बाद लोगों ने उसको वोट दिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो सिंध की, अच्छा, उसमें तरक्याती काम की बात नहीं है। उन्होंने, लोगों ने देखा कि खान वो बंदा है जो पाकिस्तान के लिए बात कर रहा है। इसने अपने दौर में जिस तरह बिल्कुल उंगलियां उठाई, ये बिल्कुल गुड गवर्नेंस नहीं थी, काम नहीं था, महंगाई थी, सब कुछ था। वो लोगों को पता चला कि महंगाई भी ठीक थी और ये गुड गवर्नेंस भी इससे 100 गुना बेहतर थी जो इस वक्त हालात। अब आ जाए पंजाब पे। पंजाब पे आपकी हुकूमत रही कोई 3 साल 7-8 माह जी। वज़ीर आला आपका, फेडरल में भी आपकी गवर्नमेंट, ठीक। आपके एमपीए अभी पंजाब में किस मुंह से कैंपेन करने जाएंगे? और पंजाब को भी अगर हम छोड़ दें तो मुल्तान में आपके 13 सीटों में से 10 एमपीए थे और 6 एमएनए मेरे ख्याल में थे। एक अभी सीट लूज़ की है शाह महमूद की। 2 सीटें हमारी, हमने मतलब है कि एक तो 2 सीटें छोड़ के हमें चले गए थे, जिसमें कासिम नून साहब थे और अहमद हसन डेढ़ साहब थे, बाकी रह गए 4 में से एक हम सीट हार गए, 4 में से एक हार गए। अब बाकी हमारे पास रह 3। मतलब ये तो अभी के सिनेरियो है ना जी। अभी का जो 3 साल 8 महीने थे उसमें तो आपके पास ये 5 कैंडिडेट्स, 5 विनिंग थे ना जी, 5 वो और 10 वो। जी जी। मुल्तान में अगर हम देखें कि जी डेवलपमेंट के काम जो जनरल पब्लिक के हैं वो हैं हेल्थ के, वो हैं एजुकेशन के, और आप अगर निश्तर चले जाएं, मेरे ख्याल में इन 10 एमपीए में से कोई एक भी निश्तर जाके इलाज नहीं करवा सकता, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके साथ वाले बेड पे जो है ना जी वो कुत्ते फिर रहे हों, ठीक है, बिल्लियाँ फिर रही हों, और जिस तरह के डॉक्टर का एटीट्यूड होता है, नर्सों का एटीट्यूड होता है, वो वहाँ जाके इलाज करवाए। और इसी तरीके से जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं, उसमें भी मेरे ख्याल में किसी एमपीए एमएनए का बच्चा जाके वो गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल नहीं करवाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज में भी दाखिल नहीं करवाएगा। इतनी स्ट्रेंथ होने के बाद एटलीस्ट इन 2 सिस्टम को जो प्रोविंशियल हैं 18वीं तरमीम के बाद, इन 2 को तो काम करके चेंज किया जा सकता था। इसके लिए तो ना आपको अपोजिशन की ज़रूरत है, ना इसमें आपको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है। प्राइवेट माफिया जो स्कूल्स माफिया है, जो एजुकेशन में बैठा हुआ है और जो हेल्थ सेक्टर में बैठा हुआ है,
आप जो MBBS हेल्थ वाले करवा रहे हैं, इब्न सीना वाले हैं, बख्तावर अमीन वाले हैं, उनकी फ़ीसें देख लें। मेरे ख्याल में जो 3 लाख रुपया महीने की जो अर्निंग कर रहा है वो अपने बच्चे को बच्ची को नहीं पढ़ा सकता। 3 लाख रुपए वाला भी नहीं पढ़ा सकता। इसी तरीके 10 लाख रुपए जो साल के लेने उसने 10 लाख, उसके बाद उसके अलावा अलग है हॉस्टल के अलग, उसके आने जाने के अलग है। तो आम आदमी का बेचारे का तो कहीं वो सुनवाई नहीं है ना। तो आपके जो 10 MNA थे, इन्होंने क्या किया इन 2 सिस्टम के लिए, और फिर मुल्तान के रोज़गार के लिए लोगों के लिए कोई प्रोजेक्ट लेके आए हैं। कोई हम कहेंगे कि जी ये इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट लग गया है, इसमें 10,000 बंदों को रोज़गार मिल गया हुआ है, तो क्या? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं, 2-3 सेक्टर्स पे खान साहब ने काम किया, और उसके लिए आपके पूरे पाकिस्तान में जो वसाइल खुले, सबसे पहले आप टेक्सटाइल की आप इंडस्ट्री को देखें। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जितना बूम खान साहब के टाइम में था, जितना एक्सपोर्ट उस दौर में हुआ, उसमें कोविड का टाइम भी जो आया उसको भी उन्होंने देखा है। और पूरी दुनिया ने इस बात को माना है कि खान साहब ने कोविड के दिनों में भी पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा किया है, जबकि बड़े बड़े मुल्क और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बैठ गई हैं। टेक्सटाइल आपकी बूम आया था, कंस्ट्रक्शन काम में बूम आया था, बिल्कुल आया था। तीसरा आपका जो जिस बेस पे हमारा मुल्क रजिस्टर्ड हुआ था, जिसको हमने पीछे छोड़ दिया, हमारी ज़राअत, एग्रीकल्चर में जितना टॉप इस पाकिस्तान के इस दौर में हुआ है, आपके जितने क्रॉप्स थे, कॉटन था, चावल थे, गन्ना था, जितना शुगर माफिया था, जितनी नत खान साहब ने अपने आप, क्योंकि खुद उसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो देखें, मैं फैमिली से अब तरीन साहब की तरफ ना चले जाए, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि मतलब है कि काश्तकार है, मैं कहता हूँ काश्तकार को जितना फायदा खान साहब के दौर में हुआ है, और जितना गन्ने का जो एक माफिया था, उन्होंने फिर तय किया कि अगर आप गन्ना देर में बेलेंगे तो हम इतना आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, इस टाइम पे आपने चेक दे देना, वरना ये होता था एक वोचर लेके लोग उसको बेचते थे, आधी कीमत में बेचते थे। तय कर लिया भी इतने दिन बाद आपने पैसे देने। यकीन करें, हमें यकीन था कि हमारे शहर में तो हमारा काम था, हमें वोट मिलता था, देहात से हमें नहीं मिलेगा। लेकिन इस दौर में जो खान साहब का दौर गुजरा है, उसमें वो हमें एक एज मिला है कि अब जिम्मेदार नारे लगाता है खान के नाम से। मैं लोगों से मिलता रहता हूँ, मुझे किसान विंग का भी उन्होंने बनाया कि ये आप इसको एक टीम खड़ी करें साउथ पंजाब में, तो वो उसको जब मिलते हैं तो वो किसान उस दौर में, हमारे जो पिछला दौर था खान साहब का, उस दौर में एक खुशहाल था। जितनी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, जितने नई कंपनियां आई पाकिस्तान में, आपकी सोच से भी ज़्यादा आई, और जितनी प्रोडक्शन मोटरसाइकिल की हुई, कारों की हुई, अगर पैसा था तो लोगों ने ये चीज़ें खरीद की। अगर पैसा ना होता, लोग भूखे। अब हालत क्या है, आपकी टोयोटा बंद हो रही है, आपकी सुजुकी बंद हो रही है, आपकी किया बंद हो रही है, जितनी और नई कंपनियां आ रही थी वो बंद हो रही है, आपकी मोबाइल कंपनियां बंद हो रही, क्योंकि वो पैसे आपको देते हैं डॉलरों में, और पीछे वो लेके डॉलर है नहीं उनके पास अब पीछे भेजने के लिए, क्योंकि सारी इंपोर्टेड कंपनी है। ये मसाइल जो है, एक बहुत ही बड़ा आपने कारीगर बुलाया एयरफोर्स के त्यारे पे बैठा के, जो डकेट था, जो एक मजिस्ट्रेट के सामने कह के गया था कि इन्होंने काजी फैमिली को पैसे दिए और मैं उसका गवाह हूं। मतलब ऐसे लोगों को आप जब लाकर वजीर खजाना बनाएंगे तो आप अच्छाई की तवक्को रखेंगे। उस दौर में देखें, मैं समझता हूं कि हमारा दौर अच्छा नहीं था, लोग भी कहते थे, हम समझते थे कि शायद हमें वोट कौन देगा, हमारा तो बिल्कुल मिलिया मेट हो गया। ये तो अल्लाह की तरफ से वो अमेरिकन साइफर आया जिसको लोग नहीं मानते। लेकिन क्यों नहीं मानते? जब उस पर सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंग्स हुई और उस पर कहा गया और अमेरिका को उसका नोटिस भेजा गया भी आपने ये गलत किया है, तो कैसे कहते हैं कि वो साइफर गलत था? पहली तो बात ये हो गई। खान साहब के बाद का दौर तो फिर बिगड़ता ही गया। आपके पास रिजर्व कितने थे, आपकी एक्सपोर्ट कितनी थी, अब रिजर्व कहां है, आपके एक्सपोर्ट कहां है? अच्छा देखिए, आटा बिल्कुल नहीं है, बिजली आपके पास नहीं, बिजली की कीमत तो देखें। अब तो स्विच ऑन करते हुए डर लगता है कि यार बिजली कहां से, हम तो कोशिश कर रहे हैं भाई सारा हम इस पे सोलर पे चले जाए, हमारी जान छूट जाए। ये इस वक्त जितने हालात तंग हैं, ये 9 बड़े फनकार आके बैठे हैं जो कहते थे जनाब बूट लॉन्ग शू पहन के पानी में घुसता था, दिखाता। अब घुसे ना पानी में, निकाले। सैलाब ने तबाही जो फेरी है, सिंध में सबसे ज्यादा तबाही क्यों आई है? आपको पता था ये पानी आना है और इसी रास्ते से होते हुए यहां जाना है। आपने उस जगह तामीरें कर ली, नहरें बंद कर ली, वहां आपने लोगों को बेच दी चीजें, खेत बना लिए। पानी ने तो रास्ता लेना ही लेना था। हर साल आता है क्या? आपने एक तमाशा लगा, जैसे हमारा भिखारी ऊपर मरम पट्टी लगा के टांग को रख के बैठा होता है, हालांकि उसकी जख्मी नहीं होती टांग, सिर्फ पैसे लेने के लिए वो बैठा होता है। आपने एक तमाशा बना ली भिखारियों की तरह कि जनाब सैलाब आएगा तो हमें लोग पैसे देंगे, इमदाद देंगे। उसमें भी आपने गलत फीडिंग की, दुनिया ने उसको देखा और पकड़ा, आपकी उस बात को भी आपने गलत फीडिंग की। तो मैं समझता हूं आपके देखें खान साहब
इमरान खान साहब दुनिया के किसी नुक्कर में गए, उन्होंने खिताब के, पूरी दुनिया ने उसको सुना है, उसको सराहा है। उसने इस्लाम की बात की है, उसने कश्मीर की बात की, उसने गरीब लोगों की बात की, उसने जनाब आप देखें एनवायरनमेंट की बात की, उसने मनी लॉन्ड्रिंग की बात की, पूरी दुनिया के उन गरीब ममालिक को खड़ा करने की कोशिश की भी हमारे मुल्क गरीब गरीब तर होते जा रहे हैं, अमीर अमीर तर होते जा रहे हैं। तो इस चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ खान साहब का दौर इंतहाई सुनहरी दौर था। दूसरी बात आपने डेवलपमेंट की डेवलपमेंट जितनी हुई है, नहीं अरबों रुपए की डेवलपमेंट हुई। मैं तो हल्के में खुद बैठा हूं, देखा हूं, चाहे हमारे मैंने एमपीएस की प्रेसिडेंट थी नहीं थी, लेकिन काम हुए, उसमें घपले भी बड़े हुए हैं, इंतहा के घपले हुए हैं। जितने अफीसर इस दौर में रंगे गए हैं ना जी, शायद कभी किसी दौर में नहीं रंगे आपके एमपीए भी, एमपीए के तो मैं मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं अफीसर्स कमाल कर दिया। जनरल साहब की बात ठीक है। अभी आप ये देखेंगे कि ये नदीम कुरैशी हल्के में जाएगा, वसीम बादोज़ई हल्के में जाएगा, ज़हीरुद्दीन अल-ज़ई जाएगा, या उसके बाद सलीम लाबर हल्के में जाएगा। ये हल्के में जाके ये तकरीरें नहीं कर सकते लोगों को कि जी वो खान जी तकरीरें करता है तो इस्लामोफोबिया की कहता है कि यूएनओ में तकरीर की है। वो तो ये बताएंगे ना कि जी हमने आपके हल्के के लिए क्या किया है, यहाँ पे जो हॉस्पिटल था उसको हमने क्या किया है, जहाँ पे जो स्कूल था उस पे क्या किया है, आपको बच्चों को रोजगार के लिए क्या किया है। अभी तो इनको वोट खान के नाम पे मिला था, आगे भी खान के नाम पे मिलेगा। तो इनका तो हमारी कारकर्दगी कोई नहीं, मैं अपनी खुद कहता हूं हमारी कारकर्दगी कुछ नहीं। इन एमपी है जो ये जो मैं असल में सारे मेरे भाइयों जैसे हैं। अब मैं किसी भी खास पे अटैक नहीं करना चाहता, लेकिन जिन लोगों ने देखें ये इलेक्शन अब ऐसे आ गए, जिस तरह अभी जमात इस्लामी को एमकेएम की बात हो रही थी, आप डिलीवर नहीं करेंगे, पीटीआई डिलीवर नहीं करेगी तो आगे खत्म हो जाएगी, आगे वोट नहीं मिलेंगे। हमारे कुछ ना कुछ नाहलियां हैं जिस वजह से हमें अब मिलेगा, क्योंकि एक चला हुआ रेला चला हुआ खान साहब के नाम पे वोट तो मिलेगा जी, यकीन करें वोट मिलेगा। उस पे तो कोई दूसरी, लेकिन मैं समझता हूं जिन लोगों ने देखें जिन्होंने सियासत करनी है, कारकर्दगी अच्छी होगी, नेक्स्ट वोट मिलेगा उनके नाम पे भी। अब कुछ लोग हैं जो किसी पार्टी में जाते हैं जीत जाते हैं, उसकी वजह होती है कि वो हल्के के साथ अपने अवाम के साथ मुंसलिक है। किसी पार्टी में भी जाते हैं जीत जाते हैं, कई लोग हैं, मैं नाम ले सकता हूं बहुत सारों के। मैंने लोगों को कहता भी हूं, मैंने कहा लोगों को आप सिर्फ खान की बिसाखियों पे ना चलें, आप अपना लोगों के साथ रब्ता करके, सिर्फ ये नहीं कि अगर कोई चेयरमैनशिप मिले तो मेरे अपने रिश्तेदार को लगवाना है, मैं अपने भाई को लगवाना है, अपने कजन को लगवाना है, अपने मामू के बेटे को लगवाना है। टिकट मिलनी है तो मैंने अपने कारकुन कहां, यहां कारकुन पीटीआई में जितना तबाह बर्बाद कारकुन हुआ है कोई भी नहीं हुआ। तो ना कारकुनों को टिकटें मिली, ना चेयरमैनशिप मिली, ना कोई जॉब्स मिली। जॉब्स जितनी अपना इदारों में बेच दी इदारों ने,